अस्सलामुअलैकुम। आज हम इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी बिजनेस अकाउंटिंग कोर्स कोड है हमारा 1340 का चैप्टर नंबर 1 जो हमने स्टार्ट किया हुआ है। आगे से उसी चैप्टर को हम कंटिन्यू करेंगे जो मैंने लास्ट वीडियो बनाई थी। उसमें मैंने फर्स्ट वीडियो में मैंने बेसिक इंट्रो बताया था इस चैप्टर का, वो बिल्कुल सही वीडियो बनी है। और जो सेकेंड वीडियो है वो मैंने ऑलमोस्ट 2 से 3 दफ़ा अपलोड किया, लेकिन वो बार बार ब्लर अपलोड हो रही है। ठीक है, तो मैं कोशिश करूँगी कि मेरी आज की वीडियो में उस दिन के जो टॉपिक्स हमने कवर किए थे वो भी थोड़ा सा हम रिवाइज कर लें, और आज के इंशाल्लाह हम पूरे कोशिश करेंगे इसकी वीडियो में ये बहुत ज़्यादा लंबी ना हो, और हम आज की वीडियो में अपनी जो हमारे यूनिट नंबर 1 है इसमें जितने भी एग्जांपल्स हैं उन्हें कवर कर लें। ठीक है, ठीक है, ये मेरी थर्ड वीडियो। इससे पहले मैं 2 वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ, जिसमें से ये फर्स्ट वीडियो थी ऑलमोस्ट 49 मिनट्स की एंड सेकंड वीडियो थी 30 to 35 मिनट्स की। ठीक है, सेकंड वीडियो ब्लर हो गई थी, तो जो टॉपिक उसमें कवर किए थे मैं थोड़ी सी रिवाइज कर देती हूँ। सबसे पहले जिनके लिए ये फर्स्ट वीडियो और इससे पहले उन्होंने 2 वीडियोज़ नहीं देखी, वो डिस्क्रिप्शन में लिंक मैंशन होगा, वरना अगर आप इस चैनल को विजिट करेंगे तो इस पर भी आपको वो वीडियोज़ मिल जाएंगी। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं अकाउंटिंग फॉर नॉन ट्रेडिंग कंसर्न्स होता क्या है। ठीक है, अकाउंटिंग फॉर नॉन ट्रेडिंग कंसर्न्स यानी कि हम इस चैप्टर में उन तंजीमों के बारे में पढ़ेंगे, उनकी अकाउंटिंग के बारे में पढ़ेंगे जिनका मकसद मुनाफा कमाना नहीं होता। ठीक है, अकाउंटिंग फॉर नॉन ट्रेडिंग कंसर्न्स को ऑर्गेनाइजेशंस भी कहा जाता है, यानी कि ऐसी तंजीम में जिनका मकसद मुनाफा कमाना नहीं होता, वो अपनी जो हिसाब किताब होते हैं और अपनी इंफॉर्मेशन को किस तरीके से रिकॉर्ड करते हैं उसके सारी डिटेल्स हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, इंट्रोडक्शन हम पढ़ चुके हैं, ऑब्जेक्टिव्स भी हम डिटेल से पढ़ चुके हैं, सारे क्वेश्चंस के आंसर भी हम डिटेल से कवर कर चुके हैं। ठीक है, इंट्रोडक्शन ऑफ नॉन ट्रेडिंग कंसर्न्स, ऑर्गेनाइजेशंस, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नॉन ट्रेडिंग कंसर्न्स एंड डिफरेंस। मैंने आपको बताया था जो डिफरेंस है, जितने भी आपके बुक में डिफरेंसेस गिवन है, चाहे वो किसी भी चीज़ के बारे में, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। पेपर में लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे आपसे क्वेश्चन आ सकता है इस चैप्टर से। अगर हम डिफरेंस लें तो ये दोनों डिफरेंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फर्स्ट हमारे पास डिफरेंस बिटवीन कमर्शियल एंड नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशंस एंड कैश अकाउंट वर्सेस रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट। ठीक है, हम ये दोनों डिफरेंसेस पढ़ चुके थे। मैंने आपको डिटेल से एक वर्ड टू वर्ड एक एक चीज़ का मतलब समझाया था और मैंने ये आपको सारे एक्सप्लेन कर दिए थे। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक है, और जो हमने सेकंड वीडियो बनाई थी हम उससे यहाँ रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट से लेकर हम यहाँ तक हम अपने सारे टॉपिक कवर कर चुके थे। ठीक है, वो वीडियो तो ब्लर हो गई है, उसमें इतना खास समझ नहीं आ रहा, लेकिन अगर आप अपनी बुक सामने खोलें और उस ऑडियोस में बहुत सही है। ठीक है, अगर आप उस ऑडियो को सुन लें तो आपका काम हो जाएगा। ठीक है, तो आज हम सिर्फ एग्जाम्पल्स करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 1 है, क्योंकि इसमें ब्लर थी इसलिए मैंने कहा कि दोबारा ये एग्जाम्पल करवा देती हूँ। हॉबी क्लब वाज फॉर्म्ड ऑन January 1st, 2020. फॉलोइंग आर द रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स ड्यूरिंग द ईयर एंडिंग 31 दिसंबर 2020। ठीक है, रिसिप्ट्स हमारे पास गिवन है, पेमेंट्स हमारे पास गिवन है, और रिक्वायरमेंट में हमसे कहा गया प्रिपेयर द रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड दिसंबर 31, 2022। ठीक है, ये हमारे पास डाटा गिवन है जिसमें हमारे पास रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स हैं, और रिक्वायरमेंट में हमसे कहा गया कि रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट बनाएं। ठीक है, इस सारे डाटा को देखते हुए हमने क्या बनाना है, अकाउंट बनाना है, किस चीज़ का, रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट। ठीक है, उससे पहले हम ये टॉपिक पढ़ चुके थे, रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट। ठीक है, रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट जब हमने पढ़ा था तो मैंने आपको ये बताया था कि जब ये वाली जो लाइन है मैंने आपको ये सारे अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर दिया था। ठीक है, लास्ट वीडियो में आप विजिट कर सकते हैं, इसका सारा मतलब मैंने उसमें आपको समझा दिया था। ठीक है, लेकिन मैंने आपसे बताया था कि जो ये लाइन है ना, यानी कि ये पूरा जो टॉपिक है ये आपको इतने अच्छे तरीके से समझ नहीं आएगा, लेकिन जब हम इनके न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे, जैसा कि आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं, तो आपको बहुत अच्छे तरीके से इस चैप्टर की समझ आ जाएगी। ठीक है, अब हमने क्या करना है, सबसे पहले कॉपी ले लेनी है और सॉल्यूशन की हेडिंग देनी है। बोले अच्छा, अब आपने क्या करना है, हमारे पास हमने क्या बनाना है, प्रिपेयर द रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट। ठीक है, आपने क्या करना है, आपने सॉल्यूशन की हेडिंग दे देनी है। सबसे पहले जब भी आप कोई भी अकाउंट बनाने लगे, कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने लगे, तो आपने क्या करना है, स्टार्ट में आपने करना है, आपने सॉल्यूशन की हेडिंग देनी है। सॉल्यूशन की हेडिंग देने के बाद 3 लाइंस ऐसी हैं जो आपने सबसे पहले फिल करनी है। अगर आपने वो फिल नहीं की तो आपके बहुत ज़्यादा मार्क्स कटेंगे। ठीक है, आपने मेंशन करना है कि आप
किस चीज़ का अकाउंट बना रहे हैं, किस कंपनी का, किस क्लब का आप वो अकाउंट बना रहे हैं, और साथ पे आपने डेट ज़रूर मेंशन करनी है, ठीक है। हर चीज़ को मेंशन करने का एक प्रॉपर तरीका होता है अकाउंटिंग में, ठीक है। आप फर्स्ट ईयर में डिटेल से पढ़ चुके हैं कि हर एक चीज़ को हम एक तरतीब से मेंशन करते हैं, ठीक है। इस तरह नहीं कि आप डेट यहाँ पे लिख दें, क्लब का नाम यहाँ पे लिख दें, जिसे हम अपने क्वेश्चन की प्रेजेंटेशन कर रहे होते हैं। आपने बिल्कुल इस तरह नहीं करना। अकाउंटिंग में हर चीज़ को सॉल्व करने का उसकी एक प्रॉपर जगह होती है जहाँ पे आपने उसको लिखना होता है। सबसे पहले आप देखें कि हमारे पास जो ये डाटा गिवन है ये किस चीज़ का है, ठीक है। हमारे पास जो ये डाटा गिवन है ये किसका है, हॉबी क्लब, ठीक है। अगर यहाँ पे हॉबी क्लब लिखा हो तो आपने सबसे पहली लाइन में हॉबी क्लब लिख देना। अगर यहाँ लिखा हुआ स्पोर्ट क्लब या किसी भी चीज़ का नाम या किसी भी कंपनी का नाम, सबसे पहले जो आपके पास नेम गिवन है स्टेटमेंट में आपने फर्स्ट लाइन में उसको लिखना है, ठीक है। आप इनकी लाइन को और इनकी जगह को आगे पीछे हरगिज़ नहीं कर सकते। तो आप देखिए हमारे पास एग्जाम्पल में क्या नेम गिवन है, हमारे पास लिखा हुआ है आ हॉबी क्लब। तो मैं सबसे पहले लिखूंगी आ हॉबी क्लब, ठीक है। आपने ये नेम मेंशन कर दिया जो आपके पास स्टेटमेंट में गिवन है। सेकंड पे आपने देखना है कि आपने आप बना क्या रहे हैं। आपके पास रिक्वायरमेंट में क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, उन्होंने आपसे क्या लिखा हुआ है, प्रिपेयर द रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट। लास्ट पे आपके पास ये रिक्वायरमेंट में लिखा हुआ है प्रिपेयर द रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट। तो आपने वो मेंशन करना है कि आप अब क्या बना रहे हैं। हम बनाने लगे हैं रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट। तो जो ये हमारी एग्जाम्पल नंबर 1 है ये हमें सिखाएगी कि हमने रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट किस तरह बनाना है, ठीक है। रिसिप्ट्स एंड पेमेंट, ठीक है। आप इसे अकाउंट भी लिख सकते हैं और आप इसे A/C भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये शॉर्ट फॉर्म होती है अकाउंट लिखने की। फिर आपने नीचे थर्ड लाइन पे मेंशन करना है कि आप क्या बना रहे हैं। आप बना रहे हैं जी किस डेट का, ठीक है। आप देखें आपके पास लिखा हुआ है फॉर द ईयर एंडेड ऑन दिसंबर 2020। तो आपके पास जो डेट मेंशन है आपने फॉर से आगे उस सारी को लिखना है, ठीक है। सिर्फ डेट नहीं लिखनी, आपने ये पूरा सेंटेंस लिखना है, ठीक है। फॉर द ईयर एंडेड, फॉर द ईयर एंडेड ऑन दिसंबर 31, 2020, ठीक है। ये 3 लाइन्स, ये 3 स्टेप्स आपने ज़रूर फॉलो करने हैं। इसके बिना आप ये टेबल कभी भी नहीं बना सकते, ठीक है। सबसे पहले आपके पास जो भी क्वेश्चन होगा अकाउंटिंग में, आपके पास स्टेटमेंट में जो भी नाम गिवन होगा, मैं आपको यहाँ पे समझा देती हूँ। फर्स्ट लाइन में आपने क्या लिखना है, आपने नेम लिखना है स्टेटमेंट में जो आपके पास गिवन होगा, ठीक है। मैं आपको इस तरीके से तैयारी करवाऊंगी कि अगर आपसे कोई अनसीन, क्योंकि आपको पता है अकाउंटिंग का जो पेपर होता है ये हमेशा अनसीन होता है। जब आप फर्स्ट ईयर लेवल पे होते हैं और आप 1339 यानी कि बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग का पेपर पास कर रहे होते हो तो वो इतना मुश्किल नहीं होता। लेकिन जो कोड 1340 यानी कि एडवांस अकाउंटिंग है, इसका जो आपका पेपर है कि ज़्यादा मुश्किल होना है, क्योंकि ये सीनियर लेवल, ये सेकेंड ईयर का पेपर होता है, ठीक है। वो फर्स्ट ईयर का होता है क्योंकि पहले अकाउंटिंग किसी ने भी नहीं पढ़ी होती, वो उनका फर्स्ट लेवल होता है, इसलिए ना तो इतनी स्ट्रिक्टनेस होती है और ना ही इतना टफ पेपर बनाया जाता है। लेकिन सेकंड ईयर में आप ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस की जाती है, बहुत ज़्यादा मार्क्स काटे जाते हैं, इसलिए आपने एक एक चीज़ को अच्छे तरीके से याद करना है, ठीक है। समझना है, अकाउंटिंग समझने वाले सब्जेक्ट है, याद करने वाला बिल्कुल नहीं। अगर आपने एक चीज़ को समझ लिया तो आप अपनी पूरी एक्सरसाइज और अनसीन क्वेश्चन, आपको कोई भी क्वेश्चन दे दिया जाए आप उसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अकाउंटिंग बहुत मज़े का सब्जेक्ट है। अगर आपने इससे अपने सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर किए तो आप आगे बीकॉम भी कर सकते हैं और आप इसे फर्स्ट अटैम्प्ट में क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। बहुत सारे बच्चे जिनके अकाउंटिंग में, मैथमेटिक्स में और इस तरीके से जितने भी सब्जेक्ट हैं, स्टैटिस्टिक्स में सप्लीज आती हैं, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी कोई सप्ली ना आए और आप फर्स्ट अटैम्प्ट में अपना पेपर क्लियर कर लें तो आपने ये सारे रूल्स फॉलो करने हैं जो आपको मैं इन वीडियोज़ में बताऊँगी। अगर आपकी वीडियो से हेल्प हो रही है तो बहुत अच्छी बात है। और अगर आप पर्सनली कॉन्टैक्ट करके मेरा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप मेरा व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में और टाइटल पे आपको नंबर मेंशन हो रहा होगा, ठीक है। आप उस पर कांटेक्ट करें और इस ग्रुप में ज्वाइन हो जाएं, ठीक है। आप FE से बिलोंग करते हैं या ICOM पार्ट 1 एंड 2 से बिलोंग करते हैं, किसी इंटरमीडिएट लेवल पे AIOU में इंटरमीडिएट लेवल पे आप किसी भी सब्जेक्ट से बिलोंग करते हैं तो आप मेरा वो व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। ऑलरेडी बहुत सारे ग्रुप चल रहे हैं। पहले तो मैंने लास्ट ईयर वीडियोस बनाई थी, फिर मैंने दरम्यान में छोड़ दिया, फिर से मैंने वीडियोस बनाना शुरू किए हैं और ऐड देने के अभी 1 वीक भी नहीं हुआ और बहुत ज़्यादा बच्चे आ गए हैं, तो इसलिए मैं अपने यूट्यूब पे भी नहीं वीडियोस बना पा रही। तो अगर आप भी उन बच्चों का हिस्सा बनना चाहते हैं, उन कोर्स में आना चाहते हैं, व्हाट्सएप में मेरे से पढ़ना चाहते हैं तो आप उस नंबर पर कॉन्टैक्ट करके मेरा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। अब हम अपनी एग्जाम्पल स्टार्ट कर लेते हैं।
हमारे पास क्या लिखा हुआ है, जितनी भी हमने ये बना लिया, सबसे पहले आपने जो भी स्टेटमेंट में आपके पास नेम गिवन होगा आपने वो लिखना है, ठीक है। इसके मार्क्स होते हैं, ठीक है। 1 मार्क्स इसका होता है, 1 मार्क्स इसका होता है और 1 मार्क्स इसका होता है। अगर आपने फॉर द ईयर एंडेड नहीं लिखा तो इसका भी आपका मार्क्स कट जाना है, ठीक है। आपने नेम लिखना है। सेकंड पे आपके पास रिक्वायरमेंट में आप कौन से अकाउंट बनाने लगे हैं, आपने उसका मेंशन करना है कि आप कौन सा अकाउंट बनाने लगे हैं। फिर आपने नीचे थर्ड लाइन पे डेट मेंशन करनी है, ठीक है। आपने इसको इसी तरह लिखना है। दरमियान में आपने नेम लिखना है। फिर आपने जो सेकंड लाइन पे आपने अकाउंट का नेम लिखना है वो थोड़ा सा इधर कर लिखना है, थोड़ा सा इधर करके लिखना है। और जब आप नीचे फॉर द ईयर एंड लिखना है, आपने फिर थोड़े से इधर देख के इस साइड पे लिखना है ताकि ये इस तरीके से आए, ठीक है। ये देखें, ये इसका, ये अगर मैं इसे डायग्राम में रिप्रेजेंट करूँ तो इसकी ये शेप बन रही है, ठीक है। ये है, फिर ये उससे बड़ा और ये उससे बड़ा, ठीक है। इसी तरह आपने करना है, ना कि इस तरह करना है कि इस लाइन से स्टार्ट करना है और लिख देना है हॉबी क्लब। फिर आपने इस नीचे वाला लाइन से लिख दिया रिसीव्स एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर एंड। इस तरह आपका गलत हो जाएगा। ये एक सीक्वेंस है, एक प्रॉपर इसका रूल है लिखने का और आपने इसी तरीके से ही लिखना है। हॉबी क्लब रिसीव्स एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर एंड ऑन दिसंबर 2022, ठीक है। ये आपकी फर्स्ट एग्जाम्पल है। मैं आगे ये चीज़ हर क्वेश्चन में, हर अकाउंट बनाने से पहले ये तीनों चीज़ें हमने फॉलो करनी है और मैं बार बार मेंशन नहीं करूँगी। ये फर्स्ट वीडियो है, फर्स्ट टाइम आप ये रिसीव्स एंड पेमेंट अकाउंट बना रहे हैं, इसलिए मेरा दिल है कि मैं एक एक चीज़ आपको अच्छी तरीके से वाज़ा कर दूँ, ठीक है। आपने ये तीनों चीज़ें, 4 चीज़ें कर ली। सोल्यूशन की हेडिंग दी, फिर हॉबी क्लब रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर एंड जो दिसंबर 31, 2020 यहाँ तक आपने लिख लिया। फिर आपने एक टेबल बना लेना है, ठीक है। हम क्या बना रहे हैं, हम बना रहे हैं रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। एक कॉलम आपने बना लेना है रिसिप्ट का, एक कॉलम आपने बना लेना है पेमेंट का और उनकी अमाउंट लिखने के लिए साथ एक छोटे छोटे कॉलम बना लेना है, ठीक है। फर्स्ट कॉलम जो होता है हमारा, ठीक है। आप ये देखें, फर्स्ट कॉलम हमारा क्या होता है, रिसिप्ट। ये जो साइड होती है ये हमारी क्या होती है, डेबिट साइड होती है और इस साइड को हम क्या कहते हैं, इस साइड पे हम अपने मेंशन करते हैं रिसिप्ट। जितनी भी हमारी रिसिप्ट्स हैं वो हम इस साइड पे मेंशन करते हैं। अब आप सोच रहे हैं जो मेरी फर्स्ट वीडियो देख रहे हैं, इससे पहले उन्होंने मेरी 2 वीडियोस नहीं देखी, तो उनके ज़हन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि रिसिप्ट्स क्या होती हैं, पेमेंट्स क्या होती हैं, कौन सी रिसिप्ट्स हैं, कौन सी पेमेंट्स हैं, हमें कैसे पता चलेगा, ठीक है। तो ये मैं आपको बता रही हूँ, मैंने बेसिक इंट्रो की इसीलिए वीडियो बनाई थी क्योंकि आप फर्स्ट टाइम ये क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, आपके जहन में ये सवाल ज़रूर आएंगे कि रिसिप्ट्स क्या होता है, पेमेंट क्या होता है, ठीक है। मैंने इसीलिए बेसिक इंट्रो के नाम से एक वीडियो बना दी थी ताकि आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाए, ठीक है। अब रिसिप्ट्स क्या होती हैं, रिसिप्ट्स जिनके लिए ये फर्स्ट लेक्चर है मैं उनके लिए भी बता रही हूँ। रिसिप्ट जितनी भी हम कैश ट्रांजैक्शंस वसूल करते हैं, ठीक है, जो भी चीज़ हम वसूल करते हैं वो हम रिसिप्ट साइड पे लिखते हैं और जो भी हम पेमेंट्स अदा करते हैं वो हम क्या करते हैं, पेमेंट साइड पे लिखते हैं, ठीक है। अब मैं आपको एग्जांपल से ये रिसिप्ट एंड पेमेंट थोड़ा सा समझा देती हूँ। अब मेरी बात सुने कि जब भी हम कोई चीज़ वसूल करते हैं तो वो हमारी क्या होती है, वो हमारे लिए इनकम होती है, ठीक है, रेवेन्यू होता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल एक रेंट है, फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल ले लेते हैं कि एक रेंट है। अब रेंट रिसिप्ट भी हो सकता है और पेमेंट भी हो सकता है, ठीक है। अगर आपके सामने लिखा हुआ है रेंट, लेकिन ये मेंशन नहीं है कि आपको नहीं समझ आ रहा है कि ये रेंट रिसिप्ट है कि पेमेंट है। अगर आप रेंट रिसीव कर रहे हैं यानी कि वसूल कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल आपकी एक शॉप है या एक आपके पास घर है, आपने उसे रेंट पर दे दिया है, तो जब आपने अपना घर या आपने अपनी शॉप को रेंट पर दिया है, ठीक है, शॉप को रेंट पर दे दिया, तो अगर आप उससे रेंट रिसीव कर रहे हैं तो वो आपकी रिसिप्ट है और अगर आप रेंट पे कर रहे हैं तो वो आपकी पेमेंट साइड पे मेंशन होगा, ठीक है। अगर लिखा होगा रेंट रिसीव तो आपने रिसिप्ट में लिख देना है, अगर रेंट पे लिखा होगा तो वो आपने पेमेंट में लिख देना है। यानी कि जितने भी हमारी इनकम होती है और रेवेन्यूज होते हैं, ठीक है, इनकम एंड रेवेन्यूज एक ही चीज़ होती है, ठीक है, वो हम किस में लिखते हैं, रिसिप्ट में लिखते हैं। और जितने भी हमारे एक्सपेंसेस होते हैं, ठीक है, एक्सपेंसेस किसी भी चीज़ पे हो सकते हैं, जैसे रेंट पे करने पर हमारा खर्चा होता है वो खर्चा हम इसमें लिख देंगे। कोई भी चीज़, कोई भी एसिड को परचेज करने पर, कोई हमने एसिड परचेज किया हो तो उस पर हमारा जो खर्चा होता है, फॉर एग्जांपल हमने फर्नीचर परचेज किया तो फर्नीचर तो हमारे पास एसिड की सूरत में आ जाता है, लेकिन हम उसकी क्या करते हैं, हम उसकी पेमेंट करते हैं, हमारे पास हमारा क्या होता है, खर्चा होता है। तो जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं, चाहे वो किसी भी चीज़ पे हो, चाहे वो एसिड खरीदने पर हो, तो हम क्या उसे पेमेंट की साइड पर मेंशन कर देते हैं। जितनी भी हम वसूलियाँ करते हैं हम रिसिप्ट में लिखते हैं, कैश की सूरत में जो होते हैं, ठीक है। और कोई नहीं, जो जितनी भी ट्रांजैक्शन, जितनी भी वसूलियाँ कैश की सूरत में होंगी वो रिसिप्ट्स में लिखेंगे और जितनी भी अदायगियाँ कैश की सूरत में होंगी हम उन्हें पेमेंट्स में लिख देंगे और यहाँ पे उनकी अमाउंट्स, रिसिप्ट्स की अमाउंट इस कॉलम में लिखी जाएगी और पेमेंट की अमाउंट इस कॉलम में लिखी जाएगी, ठीक है। आई होप आपको समझ आ गया होगा।
अब देखें आपके जो एग्जांपल नंबर 1 है ये तो बहुत इजी है, इसमें सारी रिसिप्ट्स खुद ही अलग कर दी गई हैं और सारे जो पेमेंट से खुद ही अलग कर दी। आपने बस क्या करना है, आपने ये टेबल बनाना था और इस वैल्यूज़ को, रिसिप्ट की वैल्यूज़ को रिसिप्ट के कॉलम में और पेमेंट की वैल्यूज़ को पेमेंट के कॉलम में लिख देना। बस आपका इतना सा काम है। लेकिन अगर आपको पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन आता है तो आपको ना तो ये रिसिप्ट का वर्ड यहाँ पे मेंशन होगा और ना ही यहाँ पे पेमेंट का वर्ड मेंशन होगा। आपने खुद देखना है कि ये सारी डाटा आपके पास सिर्फ डाटा के नाम से ये सारी वैल्यूज़ गिवन होगी, ठीक है। अगर आपकी इस ये वाली एग्जांपल पेपर में आती है तो यहाँ ना तो रिसिप्ट लिखा होगा और ना यहाँ पे पेमेंट लिखा होगा और ये वैल्यूज़ आगे पीछे होंगी, इनकी वैल्यूज़ को भी थोड़ा चेंज कर दिया जाएगा। तो आपने खुद देखना है कि रिसिप्ट्स क्या होती हैं और पेमेंट क्या होती है, जो मैं लास्ट वीडियो में आपको बता चुकी हूँ कि कौन कौन सी रिसिप्ट्स होती हैं और कौन कौन सी पेमेंट्स होती हैं। तो आप वो लेक्चर ज़रूर देख लीजिएगा। फिर भी आपने ये कुछ नेम है आपने याद करना है। जितनी भी डोनेशन होती है, मेंबरशिप फ़ी होती है या सब्सक्रिप्शन होती है, वो सब्सक्रिप्शन होती है, ये हमारी हर हाल में रिसिप्ट होते हैं, चाहे हमें मेंशन किया जाए या ना किया जाए। आपको पता होना चाहिए डोनेशन, मेंबरशिप फ़ी और सब्सक्रिप्शन आपकी क्या होती है, रिसिप्ट होती है। यानी कि आप इनकी ये आपके क्या है, ये रिसोर्सेज हैं आपके, ये सोर्सेज हैं आपके किस चीज़ के, इनकम, नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन की इनकम के सोर्सेज हैं। तो जिस चीज़ से हमारी इनकम आ रही है वो हमारी क्या होती है, रिसिप्ट साइड पर मेंशन करते हैं। और जो आपके पेमेंट है वो आप जितना भी रेंट अदा करते हैं, चाहे वो ऑफिस रेंट हो, लोकल रेंट हो, अगर ये पेमेंट साइड पे होता है तो ये हमारी क्या होती खर्चा हो रहा था। जितनी भी तरह का आप यहाँ पे कोई भी नाम चेंज कर सकते हैं, या ऑफिस लिखा हुआ है या उनको हाउस रेंट लिख सकते हैं, शॉप रेंट लिख सकते हैं। किसी भी तरीके से जब आप रेंट अदा करते हैं या आप कोई फर्नीचर या किसी भी फर्नीचर या किसी भी तरह का कोई एसेट परचेज करते हैं, कोई भी जैसे पोस्टेज एंड टेलीग्राम, कोई भी इस तरह का खर्चा करते हैं, ऑफिस एक्सपेंसेस या एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस, किसी भी तरह के एक्सपेंसेस करते हैं तो वो क्या होता है, आपकी खर्चा होता है। और खर्चे को किस में मेंशन किया जाता है, पेमेंट्स में। तो अब हमने ये सारा से डिटेल से समझ लिए और अब हम इसे न्यूमेरिकली सॉल्व करेंगे, ठीक है। ये आपने इस तरह का एक कॉलम बना लेना है। सबसे पहले आपके पास डाटा में क्या गिवन है, डोनेशन। आपने डोनेशन की वैल्यू लिख देनी है, ठीक है। डोनेशन आपने लिखनी है, आपके पास डोनेशन की वैल्यू क्या, 1,75,000। तो आपने यहाँ पे लिख देना है 1,75,000, ठीक है। आपने अमाउंट लिखने के बाद इस तरह एक स्लैश डाल के ये निशान डाल देना होता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है हमारे पास मेंबरशिप फ़ी। मेंबरशिप फ़ी क्या होती है, मैंने आपको बताया, आपकी रिसिप्ट होती है। तो अगर यहाँ मेंशन किया हुआ है तो ठीक, नहीं तो आपको पता होना चाहिए। मेंबरशिप फ़ी हमारे पास क्या है, 80,000, ठीक है। यहाँ पे हमने मेंशन कर दिया। फिर हमारे पास सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन हमारे पास किस अमाउंट से है, 1,20,000। फिर लास्ट पे हमारे पास लिखा हुआ है लोकर्स रेंट। इसके अमाउंट हमारे पास क्या है, 50,000, ठीक है। आपने यहाँ पे मेंशन कर दी है, ठीक है। अब हमारे पास हम आ जाते हैं, हमारी सारी रिसिप्ट की हमने सारी जो वैल्यूज हमारे पास गिवन थी हमने लिख ली है। अब हमने पेमेंट वाली साइड पे आ जाना है। पेमेंट में देखें फर्स्ट हमारे पास क्या लिखा हुआ है, ऑफिस रेंट। जिस तरतीब से आपके पास डाटा गिवन है आपने इसी तरतीब से लिखते जाना है, ठीक है। ऑफिस रेंट हमने लिख दिया, कितने से हमारे पास उसकी वैल्यू क्या है, 15,000, ठीक है। आपने उसकी वैल्यू को यहाँ पे लिख दिया 15,000। फिर हमारे पास सेकंड है फर्नीचर परचेज। इसकी वैल्यू क्या, 1,50,000। फिर हमारे पास है पोस्टेज एंड टेलीग्राम, 8,500। आपने इसकी वैल्यू यहाँ पे लिख देनी है। फिर हमारे पास है ऑफिस एक्सपेंसेस, 5,432। फिर लास्ट पे हमारे पास आखिरी गिवन है इंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस, ठीक है। इसकी वैल्यू हमारे पास क्या लिखा हुआ है, 2,200 रुपीज़, ठीक है। ये आपके पास सारा डाटा गिवन था और हमने क्या किया, रिसिप्ट्स में जो डाटा गिवन था हमने रिसिप्ट साइड पे लिख लिया और जो पेमेंट्स में डाटा गिवन था पेमेंट साइड पे लिख लिया, ठीक है। इसको करने के बाद आपने क्या कर लेना है, आपने थोड़ी सी रफ वर्किंग करनी है। रफ वर्किंग आपने क्या करना है, अपने सोल्यूशन के नीचे या साइड पे एक कॉलम क्रिएट करना है और वहाँ पे आपने क्या करना है, रफ वर्क की हेडिंग दे लेनी है, ठीक
ठीक है, ये आपने हेडिंग ज़रूर देनी है और इसी के नीचे आपने अपनी सारी रफ वर्किंग करनी है। रफ वर्किंग क्यों करनी है? सबसे पहले आपके पास जो रिसिप्ट्स हैं आपने वो लिखना है, रिसिप्ट्स लिखनी है। उसके बाद आपने क्या करना है, पेमेंट्स लिख लेनी है। रिसिप्ट्स का आपने टोटल कर लेना है और पेमेंट की जितनी भी वैल्यूज आपके पास गिवन है आपने इसका टोटल कर लेना है। ठीक है, अगर हम इनका टोटल करने से पहले भी देखें तो हमें पता चल रहा है कि हमारे रिसिप्ट साइड की वैल्यूज बड़ी हैं और हमारे पेमेंट साइड की वैल्यूज छोटी हैं। तो हमने क्या करना है, रिसिप्ट की वैल्यू में से पेमेंट की वैल्यू को माइनस कर देना है। सबसे पहले हम अपने करते हैं रिसिप्ट की वैल्यूज को प्लस कर लेते हैं। 1,75,000 प्लस 80,000 प्लस 1,20,000 और प्लस 50,000। जब हम इनको टोटल कर लेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, जब आपने इन सारी वैल्यूज को टोटल कर लेना तो आपके पास आंसर आ जाएगा 42500, यानी कि 4,25,000 आपके पास आंसर आ जाएगा। जब आपने अपनी पेमेंट साइड की सारी वैल्यूज का टोटल कर लेना है तो आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, जब आपने इन सारी वैल्यूज का टोटल कर लेना है तो आपके पास आंसर आ जाएगा 1,81,132। ठीक है, अब आप देखना है आपने क्या करना है, रफ वर्किंग करने का मकसद क्या था कि आपने देखना है कि आपकी रिसिप्ट साइड बड़ी है या पेमेंट साइड बड़ी है। तो आप देखें आपकी रिसिप्ट साइड की वैल्यूज बड़ी हैं और पेमेंट साइड की वैल्यूज छोटी हैं। तो आपने क्या करना है, जो साइड बड़ी है, अगर पेमेंट साइड बड़ी है तो आपने इस कॉलम में जो लास्ट कॉलम टोटल वाला होता है, ठीक है, आपने टोटल के नेम से ये कॉलम बनाना होता है। जिस साइड का टोटल ज़्यादा है, जैसे अगर मेरा इस एग्जांपल में रिसिप्ट साइड का टोटल बड़ा आ रहा है तो मैंने यहाँ पे भी रिसिप्ट का टोटल लिखना है और यहाँ पे भी मैंने रिसिप्ट्स का ही टोटल लिखना है। ठीक है, अगर मेरे पेमेंट का टोटल, ये हर क्वेश्चन जो भी सॉल्व करेंगे, जिस तरह का भी अकाउंट बना रहे होंगे, ये हर में यही रूल फॉलो होता है। ठीक है, और पेमेंट, अगर मेरी पेमेंट की वैल्यू ज़्यादा हो रही है तो मैंने दोनों साइड पर पेमेंट की अमाउंट लिख देनी है। तो देखिए मेरे पास ज़्यादा वैल्यू किसकी है, रिसिप्ट्स की, तो मैं दोनों साइड पर यही मैंशन कर दूँगी। ठीक है, आपने ये दोनों का टोटल लिख लेना है। ठीक है, टोटल लिखने के बाद आपने क्या करना है, एक स्टेप इसके बाद फिर से क्या जाता है, उसमें आपने क्या करना है, आपने बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू को माइनस करना है। ठीक है, बड़ी वैल्यू में से जब आप अपनी पेमेंट की जो आपके पास वैल्यू गिवन होगी, यानी कि बड़ी वैल्यू में से जब आप छोटी वैल्यू को माइनस करेंगे तो आपके पास एक आंसर आएगा। ठीक है, आपने इस तरह करना है, बड़ी वैल्यू में से आपने छोटी वैल्यू को माइनस कर लेना तो आपके पास आंसर आ जाएगा 243,868। तो जो ये हमारे पास बैलेंस बचता है इसे हम बैलेंस ब्रॉट डाउन के नाम से, अपने बैलेंस कैरी डाउन के नाम से मेंशन कर देते हैं। ठीक है, इसे हम बैलेंस कैरी डाउन पूरा भी लिख सकते हैं और बैलेंस CD भी लिख सकते हैं, यानी कि कैरी डाउन। ठीक है, CD के नाम से इसकी शॉर्ट फॉर्म होती है। और आपने क्या करना है, जो आपके पास बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू को माइनस करने के बाद आंसर आएगा, आपने उसे यहाँ पर मेंशन कर देना है। ठीक है, ये आपने किसी चेंज कलर से मेंशन करना है। लाइक अगर आप ये पूरा ब्लू से सॉल्व कर रहे हैं तो आपने इससे और टोटल को किसी और कलर से लिखना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ब्लैक से लिख रही हूँ 243,868। तो यहाँ पे हमारे को एग्जाम्पल नंबर 1 कंप्लीट हो जाती है। नेक्स्ट वीडियो में हम एग्जाम्पल नंबर 2 एग्जाम्पल स्टार्ट करेंगे। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट्स में मेंशन कीजिएगा। और अगर आपने व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना हो तो डिस्क्रिप्शन में नंबर मेंशन हो रहा होगा, आप वहाँ जाके कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है।